After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb. नेल्सन मंडेला। आपके स्टडीज के साथ भी यही होता है। आप एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट। यही चीज़ हमारे जीवन के साथ भी होती है। एक मुकाम तक पहुंचते हैं, फिर वहां से हमें लगता है कि नहीं, अभी हमें अपने आप को और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर मैं इच्छाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग कि आपके पास साइकिल है तो आपको मोटरसाइकिल है तो कार है तो हेलीकॉप्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट योर डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी, आप एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉलेज, आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो पोटेंशियल है, क्या आप उसको 100% तक ले जा सकते हैं? यस, आप ले जा सकते हैं, लेकिन पहले दिन में यह नहीं हो सकता। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। और नेल्सन मंडेला का ये जो कोट है, अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करें तो इसका एक ही मतलब है, नेवर स्टॉप। कभी रुकिए मत, बस आगे बढ़ते ही जाइए। राइट? इसमें भी एक एडवेंचर है, इसमें भी एक एक्साइटमेंट है। आज 10 जून 2021 है। आज हमारे टेबल के ऊपर, डियर फ्रेंड्स, 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। लेट्स क्विकली स्टार्ट। आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट studyIQ.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यू कैन join my telegram channel. You can follow me on Facebook as well. Let's start with some न्यूज़ हेडलाइंस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी इंक्रीज़ की है सभी खरीफ क्रॉप्स के ऊपर। दिस इज़ फॉर 2021 मार्केटिंग सीजन। ये जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया है कि 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा हुआ है। नेशनल कोविड रिकवरी रेट इंप्रूव होकर 94.55% तक पहुंच गया है। 24 करोड़ टोटल डोजेस जो है वो हमारे देश में दिए गए हैं। गुजरात गवर्नमेंट टू रिलैक्स कोविड लॉकडाउन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में हमारे देश की 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम हमें देखने को मिला है। फिर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनूप चंद्र पांडे साहब जो हैं वो न्यू इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम करेंगे, उनको अपॉइंट किया गया है। DRDO completes yet another 500-bedded hospital in Kashmir Valley in just 17 days. Government says about 46 lakh farmers have been benefited from ongoing wheat procurement during the Rabi marketing season. ये जो खारिफ की हमने बात की थी या फिर टोटल MSP की बात की थी, तो उसमें 1.20 करोड़ किसानों को फ़ायदा हुआ था। और राबी सीजन्स की बात करें, राबी सीजन में जो अलग अलग व्हीट फॉर एग्जांपल इज़ ए राबी प्रोडक्ट, तो 46 लाख फार्मर्स को इसका फ़ायदा हुआ है। रेलवे ने 28,000 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 15 राज्यों तक पहुंचाया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन begins his first trip abroad after becoming president of America. कोविड की वजह से वो नहीं जा पाए थे। और फर्स्ट एडिशन अरब इंडिया एनर्जी फोरम का फर्स्ट एडिशन जो है वो ख़त्म हुआ है। और जैसे हमने कल बात की थी कि पाकिस्तान में एक हादसा हुआ, तो 40 लोग और बहुत सारे लोगों के 40 लोगों की जान गई और उससे भी ज़्यादा लोगों के वो इंजरीज हुई है। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। एट होम, द हिंदू का ये आर्टिकल है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर कोई एक भलाई का काम है, लेकिन फिर पता चलता है कि इसमें कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए होते हैं जो ऐसे कामों को भी बिगाड़ देते हैं या फिर ऐसे कामों में से भी उनका प्रॉफिट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए, तो बच्चों को एडॉप्ट करने की बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वुल्फ जिसको आप कह सकते हैं, जो ऐसे बच्चों को ट्रैफिक करते हैं, ऐसे बच्चों को बेच देते हैं। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी कि बच्चों के ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, उनको प्रोस्टिट्यूशन में भेजा जाता है, उनको बेच दिया जाता है, स्लेवरी करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आज के ज़माने में, मॉडर्न वर्ल्ड में, ये सारी चीज़ें भी, सिर्फ ऐसा नहीं है हमारे देश में,
दुनिया के डेवलप्ड देशों में भी ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। फिर पीडोफाइल्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है कहीं ना कहीं अंडर करंट में, अंडरग्राउंड में। ये मानना कि किसी पैसे वाला परिवार है, कोई ऐसा परिवार जो बच्चों की एजुकेशन और इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पाता है, तो उनको ये ऐसे अनाथ बच्चे उनके हवाले कर देना जो है वो हर बार ऐसा नहीं है कि इट्स ऑलवेज राइट डिसीजन। कई बार कई लोगों के पास मीन्स यू विल फाइंड के बीच में बहुत सारी एक बड़ी चेन है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। देयर आर सो मेनी वियर्ड पीपल इन दिस वर्ल्ड, इजंट इट? Growing with well-off adoptive parents will give them a shot at a better life than they can get from impoverished surviving relatives. ये हर बार सही नहीं है, और हर बार ऐसा भी नहीं है कि उनके रिलेटिव्स अगर गरीब हैं तो वो उनको बेच ही देंगे. दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट, एज वी कैन ऑल अंडरस्टैंड. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. मुझे लगता है कि अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो जितने भी ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, या फिर ऐसे लेट्स से कोविड-19 पैंडेमिक, फिर कहीं पर साइक्लोन आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कहीं पर कोई और लैंडस्लाइड हुआ, व्हाटएवर तो ऐसे डिज़ास्टर्स जब होते हैं तो डिज़ास्टर्स में डायरेक्ट जो जान चली जाती है, फिर प्रॉपर्टी का जो नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और फिर क्राइम का भी यहाँ पर जन्म होता है. क्राइम यानी कि ये ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन और ये सारी चीज़ों का भी जन्म होता है. बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया. आप देखिए कि क्योंकि एक फैमिली, एक सोसाइटी अगर स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर सारी चीज़ें सही चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर है, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ, तो फिर वहाँ पर ट्रैफिकिंग करना जो है मीन्स आपको बच्चे मिलेंगे नहीं वहाँ पर. यू कैन नॉट, आप कहीं पर जाए और बच्चे को देखा और आपने उठा कर चले गए, ऐसा नहीं होगा. लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशंस हैं, आप देखिए कितने सीरिया और इराक और उन एरियाज़ में, अफ्रीका के, आप हमेशा देखेंगे कि जो गरीब इलाका होता है, वहाँ पर लोगों के पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं. तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें, खास करके व्हेन आई से गरीब इलाका, आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसा नहीं है कि गरीब लोग ऐसा करते हैं. रिमेंबर, इसमें ये पूरी चेन में आप देखेंगे कि कोई गैंगस्टर जो है वो बहुत पैसे वाला होता है और वो ये सारी चीज़ें करवाता है. तो इट्स नॉट अबाउट अमीर एंड गरीब. कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर डिज़ास्टर होते हैं, जहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन है, तो ऐसी जगहों पर जो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे ज़्यादा किसी को अगर सहना पड़ता है तो उन बच्चों को सहना पड़ता है, महिलाओं को, बच्चों को. तो ये एक पॉइंट है जो आप डिज़ास्टर या फिर क्लाइमेट चेंज की जब भी बात आए तो ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम. हम बात करते हैं कि फ्लोरा एंड फोना के बारे में, ये सारी चीज़ें. लेकिन एक बाई प्रोडक्ट जो है इसका, जो बहुत ही ख़राब प्रोडक्ट है, और वो है ट्रैफिकिंग, स्लेवरी एक्सेट्रा. तो इसकी बात भी कर सकेगी. एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द बॉक्स टाइप ऑफ पॉइंट रहेगा. सोचिएगा इसके बारे में. बच्चों की सेफ्टी और उनकी भलाई जो है ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि इसमें कोई बांधछूट हो ही नहीं सकती. और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अच्छा ऑर्डर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये जो कोविड की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं तो आप उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये पूरी प्रोसेस जो है इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के विरुद्ध में कोई भी चीज़ जो है वो परमिटेड नहीं होगी. तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, जो बातें बताई गई है, उसके खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं हो सकता. The danger of children falling victim to traffickers under the guise of adoption is ever present. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि भाई नहीं, इस बच्चे का हम बहुत ही ख्याल रखेंगे, ये वो एक्सेट्रा, और फिर बच्चे को लेकर चले जाएंगे, और फिर पता चलता है कि ऑर्गन निकाल लिया, प्रोस्टिट्यूशन, या फिर उसको कहीं पर बेच दिया एक्सेट्रा. 2004 सुनामी जब आई थी, उसके बाद भी धड़ाधड़ लोग आगे आने लगे और बच्चों को अडॉप्ट करने लगे. बहुत सारे लोग अच्छे इरादे से भी आए थे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो ट्रैफिकिंग और ये सारी चीज़ें करने लगे. और कुछ समय के बाद एशियन देशों को पता चला कि क्योंकि इंडियन ओशन में ये सुनामी आई थी तो एशिया के देश काफ़ी प्रभावित हुए थे, तो उसके बाद एशियन कंट्रीज़ को पता चला कि यहाँ पर तो बहुत बड़े गलत काम हो रहे हैं. भारत सरकार भी इसके बारे में जानती है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी इसके बारे में जानती है, और काफ़ी
कोशिश भी की जाती है, मेहनत भी की जाती है कि बच्चों को ये जो चीज़ें हो रही है बच्चों के साथ तो ऐसा ना हो, सरकार इसमें पूरी कोशिश कर रही है। तो मेक श्योर कि आपको याद होगा, एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले की बात है, आई थिंक इट्स बिन 1.5 मंथ या फिर 2 महीने के अंदर की बात है ये, कि अंदर के इन द सेंस ये 2 महीने के अंदर स्मृति ईरानी जी ने ये बात बताई थी कि बच्चों को ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों के पिक्चर्स शेयर करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को एडॉप्ट करना ये वो, तो ऐसी चीज़ें ना करें। अगर कोई ऐसा अनाथ बच्चा है तो आप पुलिस में जाइए या फिर आपके लोकल जो अथॉरिटी हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों के इमेजेस जाते हैं और कई लोग पैसे मांगते हैं आपसे, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ मैं, और या फिर फेसबुक में आपको किसी ने मैसेज किया, ईमेल किया, कोई सोर्स नहीं है, बच्चे की तस्वीर दिखाएंगे और कहेंगे कि हमें ये कुछ पैसे दे दीजिए, ये है वो है एक्सेट्रा, और लोगों को इमोशनल करके ऐसे पैसे कलेक्ट करते हैं। एंड यू वोंट बिलीव ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, बच्चों के नाम पर वो पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या होता है वहाँ पर। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड करता है तो मेक श्योर कि आप लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दीजिए। आपका कोई दोस्त है पुलिस में, या फिर ईमेल कर दीजिए कि भाई मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं इस पर्टिकुलर नंबर में से, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा एक्सेट्रा। वी कैन डू दैट स्मॉल थिंग, इजंट इट? तो ये है। मूविंग ऑन, encouraging accord. This one is about this is from the Hindu और फाइनेंस वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। G7 के देशों की एक मीटिंग हुई, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, इसके बारे में हमने बात भी की थी। और ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो तय किया गया कि 15%, कम से कम 15%, एटलीस्ट 15% जो है वो चार्ज किया जाएगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये G7 देश हैं, इसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। ये दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, सबसे इंडस्ट्रियलिस्ट देश हैं ये 7 देश। इसमें रशिया भी था, पहले G8 ग्रुप था, G7 नहीं था, लेकिन फिर रशिया ने 2014 में जो क्रीमिया को कब्जे कर लिया तो उसके बाद रशिया को इसमें से निकाल दिया। और G20 में भारत भी शामिल है, एज यू कैन सी। तो बाकी के देश जो हैं वो आप एक बार PDF को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। नाउ द थिंग इज के कोविड-19 की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें 3.5% जितना ड्रॉप देखने को मिला है। दिस इज अ बिग थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी 1-2% भी पॉजिटिव में रहती है और इम्प्रूव होती है तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। और 3.5% 2020 में श्रिंक होना ग्लोबल इकोनॉमी का, तो दैट्स ए बिग थिंग। ये एक बहुत बड़ा होल है, इस होल को हमें पहले फिलअप करना पड़ेगा। ये पूरा भर जाएगा, उसके बाद हम ग्लोबली आगे बढ़ने की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियली या फिर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ मैं, कि पहले ये जो बड़ा सा खड्डा है उसको आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन है। 3.5 इज ह्यूज। COVID has also forced most countries to dip into their coffers to mitigate the fallout. Coffers यानी कि अपनी जो जेब है, अपने जो पैसे हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया सरकार ने, सरकार का प्लान था कि ये रेवेन्यू को वो अलग अलग जगहों पर यूज़ करेगी, लेकिन अचानक से कुछ इमरजेंसी आ जाती है। इन दिस केस इट इज़ कोविड-19। तो आप बहुत सारी जगहों पर पैसे कट करेंगे और ये पैसा जो है वो आप कोविड के लिए यूज़ करेंगे। ऊपर से लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें, तो आपके पास ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स भी नहीं मिल रहा है, तो आपके इनकमिंग पैसे जो हैं वो भी बहुत कम हो गए, आउटगोइंग पैसे जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए। तो सिचुएशन क्या होगी, आपको किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। जब आप किसी से पैसे उधार लेंगे तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो फिर बाकी जो चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, आपका काम तो चल जाएगा। बैक टू नॉर्मल जब चीज़ें आ जाएगी, जब आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, वो लोन पे करेंगे, वो इंटरेस्ट पे करेंगे, वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो इट्स अगेन द सेम थिंग कि खड्डा है वो आपको पहले फिलअप करना है, उसके बाद आप आगे जा पाएंगे, तो इट्स नॉट। और इसमें ये पूरी प्रोसेस में समय भी चल रहा है, टाइम तो चलता ही रहता है, राइट, उसकी भी एक स्पीड है। तो टाइम आगे आगे बढ़ता जाएगा। आपको जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी या फिर देश में से गरीबी को हटाना है,
मिलिट्री वाइज हमें मॉडर्नाइज होना है, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, ये सारे टारगेट्स जो हैं वो भी फिर जो 2025 में अचीव करने थे वो शायद 2027 में या फिर 2028 में अचीव कर पाए, बिकॉज ऐसी कोई इमरजेंसी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सरकार के पास पैसे हों। और इंटरनेशनल टैक्स रेजीम में काफ़ी लूप होल्स भी हैं। एज वी नो, G20 और OECD भी इसके बारे में बात करते रहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और टैक्स चैलेंजेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। मैंने आपको इससे पहले टैक्स हेवन का एग्जांपल दिया था कि कैसे एक कंपनी जो है वो भारत जैसे देश में ऑपरेट करती होती है, लेकिन उस कंपनी की रजिस्टर्ड ब्रांच जो है वो लेट्स से आयरलैंड में होती है। अब आयरलैंड में टैक्स स्ट्रक्चर जो है ये एक टैक्स हेवन है, तो यहाँ पर आप टैक्स पे नहीं करेंगे, आप यहाँ पर टैक्स पे करने की बात करेंगे और यहाँ पर कुछ टैक्स जैसा है ही नहीं, तो आपने यहाँ पर भी टैक्स नहीं पे नहीं किया और यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो एक ना के बराबर, यहाँ पर अगर आपको 15% पे करना था, यहाँ पर आपने 1% पे किया, तो आपके लिए तो प्रॉफिट ही हुआ ये। फिर आप बड़े होते जाएंगे, यहाँ के देश की या फिर दूसरे देश की कंपनीज को भी बड़ा नहीं होने देंगे, आप इतने जायंट हो जाएंगे, फिर आप सरकार को चैलेंज करने लगेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। और आज के ज़माने में वी ऑल नो सारी चीज़ें, आपकी कार भी डिजिटल हो गई है, आपके घर डिजिटल हो गए हैं। बाकी आज मैं और आप जब बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्लोबल कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी में जिस प्रकार से एक्सपांड हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि 2016 का आंकड़ा यह कहता है कि जो टोटल ग्लोबल जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी का 1/6 जो है दैट इज़ 11.5 ट्रिलियन, ये डिजिटल स्पेयर से या फिर डिजिटल सर्विसेज। तो यू कैन, अगर इसको एक अलग पर्सपेक्टिव में देखें तो 16.66% ग्लोबल जीडीपी में 16.16% जो है ये डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल दुनिया जो है, ये सेक्टर, ये स्पेयर, इसका कंट्रीब्यूशन है। तो कितना एक्सपांड हो गया, आप जस्ट इमेजिन करें। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो ऐसे लूप होल्स का फ़ायदा उठाती हैं। ये बहुत जायंट कंपनीज बन चुकी हैं और व्हाट वी नीड नाउ इज़ के ये कंपनीज राइट अमाउंट ऑफ टैक्स पे करें। टोटल हर साल एक एस्टिमेट है कि 240 बिलियन 240 बिलियन जो है, ये इतना टैक्स जो है वो अवॉइड किया जाता है बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। और भारत को लगभग हर साल $10 बिलियन का नुकसान होता है। तो जब ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स आ जाएगा तो इससे होगा ये कि आपको एटलीस्ट 15% तो पे करना ही है। तो इससे हर एक देश का, भारत जैसे देश का काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत डिजिटल दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, इतने सारे, ट्विटर के सबसे ज़्यादा यूज़र्स भारत में, फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र्स एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबसे ज़्यादा यूज़र्स भारत में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज़ के लिए भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है। तो हम तो उनके ऊपर और ज़्यादा वेट थ्रो कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी शुड डू, कि आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें कोई देश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जब G7 एग्री हुआ है तो अब G20 जो देश हैं ये एग्री हो जाएंगे, OECD, G20, और इसके बाद इसको पूरे दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। टैक्स हेवन के खिलाफ भी G7 देशों ने बात की थी कि ये टैक्स हेवन देशों को भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब बंद कर देनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन कोर्ट्स, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आई एम श्योर एक पॉइंट जो कॉमन होगा आपके आंसर्स में वो होगा तारीख पे तारीख, लॉन्ग डिलेज, डिफ़िकल्टीज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाना जो है वो कोई इजी बात नहीं है। 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक हियरिंग की फ़ीस जो है वो वहाँ के वकील चार्ज करते हैं। तो कोई साधारण व्यक्ति के लिए तो वो सोचना भी इम्पॉसिबल हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जा पाएंगे, वरना इट्स नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डेटा रिलीज किया है। 3.27 करोड़ केसेस हमारे देश में पेंडिंग है और 85,000 जितने केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। मेरे और आपके शायद मेरे जन्म के आई थिंक 3-4 साल पहले के केसेस पेंडिंग है। तो कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड? प्रश्न ये है कि क्या टेक्नोलॉजी से, और अब बहुत सारे लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ जब से ये केसेस पेंडिंग है, तो जस्ट इमेजिन एक व्यक्ति मर जाता है। आई टेल यू वन मोर थिंग, चाइल्ड एब्यूजर्स जो होते हैं, एक एवरेज, किसी ने एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मुझे आज भी याद है कि एक 16 साल का एक बच्चा जो होता है, एक चाइल्ड, मेल और फीमेल, अगर उनको किसी ने सेक्सुअली एब्यूज़ किया तो लगभग वो जब बच्चा अपने 60s में पहुंचेगा तब जाकर वो केस जो है वो ऑन एन एवरेज तब जाकर वो केस सोल्व होने को होगा तो होगा, वरना तो नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे क्रिमिनल्स मर जाते हैं, उनको कभी सज़ा नहीं मिलती, और बहुत सारे ऐसे पीड़ित लोग हैं वो मर जाते हैं लेकिन जब तक जिंदा है तब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। अब टेक्नोलॉजी जो है दैट्स अ गुड थिंग, नो डाउट, टेक्नोलॉजी में कोई गलत बात नहीं है, वी कैन यूज़ टेक्नोलॉजी, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके विरोध में ना हो। एक ई कमिटी गठित की है सुप्रीम कोर्ट ने, और हाल ही में इस ई कमिटी ने अपना फेज़ 3 का जो प्लान है, ये पूरा जो ई कोर्ट्स का प्रोजेक्ट है, तो उसका 3rd फेज़ का ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है। फेज़ 1 और फेज़ 2 में ई फाइलिंग, ट्रैकिंग केसेस ऑनलाइन, अपलोडिंग जजमेंट्स ऑनलाइन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात थी, और इसमें हमें काफ़ी सक्सेस भी देखने को मिला है। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं लेकिन सो फार इट हैज़ बिन वेरी प्रोडक्टिव। पहले आपको पता नहीं रहता था लेकिन अब आप केस के जजमेंट्स पढ़ सकते हैं कि ये जजमेंट्स जो हैं कब आपकी डेट है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाती है। और कोविड के टाइम पर बहुत सारे इश्यूज भी हुए लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन फंक्शन कर पाई। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल इसलिए हुई क्योंकि ऑलरेडी ई कमेटी जो है वो ई कोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रही थी और टाइम टाइम पर चीज़ों को सपोर्ट कर रही थी, या फिर चीज़ें स्मूथली चले तो उसके लिए काम किया जा रहा था। अब फेज़ 3 में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये इकोसिस्टम अप्रोच के बारे में बात ना, व्हाट इज़ इकोसिस्टम अप्रोच? द थिंग इज़ कि यहाँ पर फेज़ 3 में ये बात बताई है कि जुडिशियरी, पुलिस और प्रिजन सिस्टम का जो डेटा है वो सीमलेस एक्सचेंज होती रहे। एक आप पुलिस स्टेशन में हैं तो भी आप एक्सेस कर पाए कोर्ट का डेटा और प्रिजन का डेटा, जुडिशरी सारा डेटा एक्सेस कर पाए प्रिजन सिस्टम में से भी। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिज़ाइन करने की यहाँ पर बात हो रही है। तो पहली बार अगर आप किसी को कहें तो कहे कि बहुत अच्छा आइडिया है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह भी है कि फिर क्लास और कास्ट इनइक्वालिटीज़ भी इसमें होगी। डेटा कलेक्ट करना बुरी बात नहीं है, डेटा से हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डेटा से ही हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे यहाँ पर कुछ कानून भी ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ब्रिटिश के टाइम का ये एक्ट आज भी है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो फिर आप पूरी कम्युनिटी को कई बार फिर क्रिमिनल माना जाता है या फिर उनकी एक्टिविटीज़ को हमेशा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है। डेटा कैन बी यूजफुल व्हेन इट इज़ प्रोवाइडेड एनोनिमस, एग्रीगेटेड एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इश्यूज विदाउट आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल्स। डेटा जो हैं ये यूज़फुल होता है अगर एक जनरल डेटा मिले, स्टैटिस्टिक्स के लिए हम इसका इस्तेमाल कर पाए, कितने लोग प्रिजन में, कितने पुराने केसेस हैं, ये वो एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर अब एक एक व्यक्ति का डेटा कि उसकी कास्ट क्या है, जन्म कहाँ पर हुआ था, पर्सनल डिटेल्स, राइट, किस बैंक में उसका अकाउंट है, कौन सा वो मोटरसाइकिल चलाता है, कौन सी कार चलाता है, कहाँ पर रहता है, कितनी सारी डिटेल्स जो हैं अगर ये कलेक्ट की जाती है तो दिस इज़ नॉट राइट। आप कहेंगे कि फेसबुक और ये सारी चीज़ें भी हाँ, जब ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं तो वो हमें टारगेटेड एडवर्टीजमेंट दे पाती हैं, उनको ही फ़ायदा होता है। लेकिन जब सरकार इस प्रकार की डिटेल्स हमारी कलेक्ट करती है तब टारगेटेड सर्वेलेंस होता है। हमारी स्वतंत्रता और हमारी जो प्राइवेसी है, जो फंडामेंटल राइट है, वो भी इसमें डायरेक्टली वायोलेट होता है। तो
अनफॉर्चुनेटली ये फेज़ 3 जो प्रोजेक्ट है, ये 360 डिग्री प्रोफाइल को क्रिएट करने की बात है कि आपको एक व्यक्ति की A to Z सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चले। यही इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव है। पहले क्या था, बुक्स और इन सारी चीज़ों में जब डेटा रखा जाता था तो पेन एंड पेपर रजिस्टर्स जो हैं वो लोकल लेवल पर रहते थे। अब लोकल डेटा जो है उसको सेंट्रलाइज करने की बात है और होम मिनिस्ट्री के साथ इसको शेयर करने की बात हो रही है। अब होम मिनिस्ट्री को मीन्स क्यों होम मिनिस्ट्री को ये डेटा का एक्सेस चाहिए या फिर उसके साथ तो शेयर करने की बात क्यों हो रही है, ये भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अभी भी ये सिर्फ एक विजन डॉक्यूमेंट है, अभी भी इतना लेट नहीं हुए हम। व्हाट वी कैन डू इज़, ये अपॉर्चुनिटी है, ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए हैं तो वी शुड डिस्कस इट आउट और इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी से हम केसेस को फटाफट सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, राइट। ह्यूमन टच भी उसमें होना चाहिए। प्राइवेसी और जो राइट्स है, ये सारे लॉ के दायरे में रहकर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। जैबिंग ऑल ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आज का लास्ट आर्टिकल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि सभी एडल्ट्स को दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेट किया जाए और अगर हमें ये करना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया का कैलकुलेशन ये है कि एवरी सिंगल डे हमें 80 लाख डोजेस जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जुलाई अगस्त के टाइम पर 1 करोड़ डोजेस हर रोज़, एवरी सिंगल डे हमारे पास 1 करोड़ डोज की कैपेसिटी हो, तो इसकी कोशिश हो रही है। तो अब वक्त है कि हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल आज भी 70 करोड़ जितने एडल्ट्स हैं जिनके पास कोविन का एक्सेस नहीं है। तो कोविन मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन मैंडेटरी। अगर आपके पास स्मार्टफोन या फिर इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रजिस्टर, तो आप जो भी नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पर जाकर पेन एंड पेपर से आपका आधार कार्ड लेकर जाइए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगी या फिर आपको एक डेट मिल जाएगी। गवर्नमेंट्स नीड टू रिकॉग्नाइज द प्राइवेट सेक्टर हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोविन का ही डेटा देखिए, 34,788 गवर्नमेंट वैक्सीन सेंटर्स हैं और सिर्फ 1,370 प्राइवेट सेंटर्स हैं। इसका उल्टा होता है नॉर्मली, जब बीमारियां होती हैं तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। कितनी सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हमारे देश में। और NSO 2017-18 का डेटा देखिए आप कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, जो अगर रूरल एरिया गांव की बात करें तो 33% ही लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए हैं, 26% अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हियर। बाकी के लोग प्राइवेट हेल्थ केयर में जाते हैं और छोटे छोटे जो डॉक्टर्स हैं, लाइसेंस डॉक्टर्स, छोटे क्लिनिक्स इन द सेंस, नॉट छोटे डॉक्टर, छोटे क्लिनिक्स जो होते हैं, एक डॉक्टर एक छोटी सी क्लिनिक चला रहा है, तो इनके पास भी वैक्सीनेशन का एक्सेस होना चाहिए। वो भी एक छोटी सी फ़ी कलेक्ट करके या फिर गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली पैसे दे दे कि वैक्सीन के साथ साथ आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। यू कैन डू दैट थिंग कि आपके जैसे अगर आपके क्लिनिक में 100 डोजेस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए तो 100 डोजेस का 150 सर्विस चार्ज या फिर 100 रुपीज़ के कैलकुलेट करके आपको उतने पैसे 10,000 रुपये जो हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपको गरीब लोगों से चार्ज नहीं करने हैं पैसे, आपको सरकार ने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। और ये जो हमारे लोकल डॉक्टर्स होते हैं, नेबरहुड डॉक्टर्स और क्लिनिक्स, तो उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन होता है। हम सरकार को नहीं जानते लेकिन हम इन डॉक्टर्स को जानते हैं। तो ये डॉक्टर्स जब कहेंगे कि आपको वैक्सीन लेनी चाहिए तो वैक्सीन हेजिस्टेंसी जो है वो भी कम होगी। फिर मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी आप पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड कर दीजिए, आप पार्ट टाइम उनको बुलाइए और उनको भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे, उनको भी ट्रेनिंग मिल जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा और देश का काम हो जाएगा। वी कैन यूज़ देम फॉर वैक्सीनेटिंग पीपल। 74% of rural and 45% of urban children are inoculated at health sub centers or health and wellness centers and आंगनवाड़ीज। तो ये जो मास इनोकुलेशन, पोलियो टीकाकरण और ये सारी चीज़ें जैसे होती है वैसे ही ये सब सेंटर्स में, वेलनेस सेंटर्स में और आंगनवाड़ी में भी हम वैक्सीनेशन ड्राइव को कंडक्ट कर सकते हैं और आशा वर्कर्स को लूप में लाया जा सकता है। आशा वर्कर्स जो हैं वो लोगों को जाकर अवेयरनेस करेंगे, अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे और लोगों को जाकर बुलाएंगे कि भाई आज आपका टर्न है तो आप आ जाइएगा एक्सेट्रा, या फिर 2 दिन के बाद आपका टर्न है तो मेक श्योर कि आप भूल ना जाएं, ये सारी चीज़ें। और कई जगहों पर आपको व्हीकल्स में ले जाना पड़ेगा, वैक्सीन ऑन व्हील्स, जैसे ब्लड डोनेशन की जो एक बड़े से एक बस होती है वैसे ही वैक्सीन की भी एक बस आपको अलग अलग एरिया पर ले जानी पड़ेगी। तो नियर टू डोर भी करना पड़ेगा और डोर टू डोर भी कई जगहों पर आपको वैक्सीनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा।
दिस आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट शुड टेक. ये है कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर. आज का नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. राइट, द होल कॉन्सेप्ट इज दिस. इट्स अबाउट गिफ्टिंग नॉलेज टू समवन. एंड आई विल सी यू टुमारो. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.